नमस्कार। आज हम राजमुकुट की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियों का अध्ययन कर चुके हैं और उसमें विस्तार से हमने इन विभिन्न बिंदुओं को देख लिया था और हमने यह भी देख लिया था कि राजमुकुट का अर्थ क्या है उसकी शक्तियों के संदर्भ में। जब हम राजमुकुट की इन विभिन्न शक्तियों की चर्चा करते हैं तो क्या हम केवल राजा की शक्ति की बात करते हैं जिसके पास व्यवहार में कोई भी शक्ति नहीं है, या हम राजा की सैद्धांतिक शक्तियों की चर्चा करते हैं। वस्तुतः हम राजा की सैद्धांतिक शक्तियों की ही चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उसको ये सभी विस्तृत शक्तियां जो प्राप्त हैं और इन शक्तियों का प्रयोग वह अपने विभिन्न प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के माध्यम से करता है। तो आइए आज हम राजमुकुट की दूसरी शक्ति का अध्ययन करें, उसकी व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवस्थापिका का निर्माण संसद के दोनों सदनों के साथ ही राजा के मिलने से होता है। केवल संसद व्यवस्थापिका नहीं होती, राजा के साथ मिलकर के व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। तो और इस रूप में राजमुकुट का जो कार्य है, पहला वो ये है कि व्यवस्थापिका का जो कार्य है कानून निर्माण करना, कानून निर्माण का कार्य राजा के साथ ही मिलकर के पूरा होता है। तो संसद राजा कानून निर्माण करने का अधिकारी है। उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी अंतिम स्वीकृति राजा के हस्ताक्षरों के साथ ही होती है। संसद के निर्माण की यदि हम बात करें तो वहां का जो उच्च सदन है लॉर्ड सभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी भी निर्वाचन नहीं होता, किंतु लॉर्ड सभा का प्रत्येक सदस्य जो लॉर्ड कहलाता है वो राजा के द्वारा दी जाने वाली पीयर की उपाधि के परिणाम स्वरूप ही लॉर्ड बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को राजा पीयर की उपाधि प्रदान करेगा उसी व्यक्ति को लॉर्ड बनाया जाएगा और यह लॉर्ड ही लॉर्ड सभा का सदस्य होता है। इस प्रकार से लॉर्ड सभा की सदस्यता पीयरहुड की उपाधि के द्वारा राजा के माध्यम से ही निश्चित की जाती है। संसद का जो निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके निर्वाचन की तिथि की घोषणा राजमुकुट ही करता है और इस प्रकार से राजमुकुट यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात निश्चित समय में लोक सदन के निर्वाचन संपन्न हो जाएं। संसद का एक महत्वपूर्ण घटक होने के नाते जो नई संसद है लोकसभा निर्वाचन के पश्चात, उस नई संसद के पहले संयुक्त अधिवेशन में, जो कि कॉमन सभा और लॉर्ड सभा का संयुक्त अधिवेशन होता है, उसे राजमुकुट के द्वारा संबोधित किया जाता है। यद्यपि उस संबोधन में राजा जो भाषण पढ़ता है वो सरकार की आने वाले 5 वर्ष की योजनाओं का, नीतियों का लेखा जोखा होता है। इसका अर्थ यह है कि एक तरफ राजा संसद का, दोनों सदनों का प्रधान होने के नाते दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और दूसरी तरफ वह कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते अपनी सरकार की योजनाओं को व्यवस्थापिका के सम्मुख प्रस्तुत भी करता है। इस तरह से व्यवस्थापिका का प्रधान और कार्यपालिका का प्रधान, इन दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी का निर्वहन वह इस नई संसद के प्रथम संयुक्त अधिवेशन में करता है। जब जब लोक सदन की बैठकें होती हैं तब उनका सत्रावसान, उनका स्थगन और उनका विघटन, ये तीनों ही राजमुकुट के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर फिर यह ध्यान दिलाना आवश्यक है कि राजमुकुट यह जो कार्य है ये अपनी कार्यपालिका अर्थात
प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की मंत्रणा से ही करता है। सत्रावसान का अर्थ है सत्र की समाप्ति की घोषणा। स्थगन का अर्थ है सत्र समाप्त पहले ही उसे स्थगित कर देना। और विघटन का अर्थ है उस सत्र को ही लोक सदन को ही विघटित कर देना। लोक सदन को जब विघटित कर दिया जाता है तो पुनः नए निर्वाचन की घोषणा उसके द्वारा की जाती है। तो ये इस प्रकार से संसद से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, इन तीनों बिंदुओं में हम देख चुके हैं, ये राजमुकुट के द्वारा संपादित किए जाते हैं। राजमुकुट के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, वो क्योंकि संसद के भी सदस्य होते हैं, यह हम एक वीडियो में देख ही चुके हैं। संसदात्मक शासन क्या होता है, और खासकर वो हम ब्रिटेन के संदर्भ में देख चुके हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो राजमुकुट के जो मंत्री हैं वो संसद के भी सदस्य होते हैं, और वो राजमुकुट के मंत्री होने के नाते संसद की कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि राजमुकुट अपने मंत्रियों के माध्यम से संसद की कार्यवाही पर नियंत्रण भी रखता है। यदि कानून की बात करें, विधेयक की बात करें, तो राजमुकुट की सिफारिश पर ही वित्त विधेयक पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में रखने की परंपरा है। वित्त विधेयक को कभी भी पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नहीं रखा जाता, उसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा जाएगा, लेकिन राजा की पूर्व स्वीकृति पर। तो यह एक महत्वपूर्ण ध्यान देने वाला ये बिंदु है कि राजा की पूर्व स्वीकृति पर ही यह वित्त विधेयक पहले लोक सदन में रखा जाएगा। राजा के मंत्री इसी रूप में, राजा के मंत्री होने के नाते ही जो समस्त सरकारी विधेयक हैं उन्हें संसद के पटल पर, सदन के पटल पर रखते हैं। और जब ये विधेयक दोनों सदनों में पास होकर के मतदान के पश्चात पारित हो जाते हैं, तब राजा के पास वो फिर अंतिम स्वीकृति के लिए जाते हैं, और जब राजा इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वे कानून बन जाते हैं। किंतु यहाँ साथ ही साथ विधेयक पर वीटो करने का जो अधिकार है वो भी राजमुकुट का महत्वपूर्ण अधिकार है। वीटो करने का तात्पर्य यह है कि राजा यदि चाहे तो विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार भी कर सकता है। यह है निषेध अधिकार। किंतु व्यावहारिक स्थिति यह है कि 1907 के बाद अब तक एक बार भी राजा ने इस वीटो का प्रयोग नहीं किया है। संसद के द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विधेयक पर उसने अब 1707 के बाद हस्ताक्षर किए हैं। उसकी विधायिका संबंधी शक्तियों में दूसरी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो आधुनिक समय में बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो है सपरिषद आदेश। इस महत्वपूर्ण व्यवस्था पर भी एक वीडियो मेरा पहले आ चुका है, ये आप देखें, और इसलिए मैं इसका यहाँ पर विस्तार से वर्णन नहीं करूंगी। सपरिषद आदेश के माध्यम से आज ब्रिटेन का अधिकांश विधेयन या जो कानूनों की वैकल्पिक स्थिति है कि बिना कानूनों के आदेश देने का जो राजा का अधिकार है वो सपरिषद आदेश है, और आज अधिकांश जो सरकार का कार्य है वो सपरिषद आदेशों के माध्यम से ही चलता है। ये क्या है ये आप इससे पहले के अन्य वीडियो में देख लें। तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है राजा की न्यायिक शक्तियां। राजा को फाउंटेन ऑफ जस्टिस या न्याय का स्रोत कहा जाता है। ब्रिटेन के सभी न्यायालय मुख्यतः राजा के ही न्यायालय कहलाते हैं। आज जबकि 2005 के अधिघोषणा के पश्चात, और जो कि 2009 में लागू हो गई, अब वहां पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। किंतु इससे पूर्व जो लॉर्ड सभा है उसके जो 9 कानूनी लॉर्ड थे वो ही वहां न्यायपालिका का कार्य करते थे, और लॉर्ड सभा के जो लॉर्ड्स की नियुक्ति
राजमुकुट के द्वारा ही की जाती थी, किंतु वर्तमान में भी अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है। किंतु इसकी नियुक्ति की एक जटिल प्रक्रिया है, जिसका पालन करते हुए अंततः राजमुकुट उनको नियुक्त करता है। इस प्रकार से न्याय का कार्य भी राजा के नाम से ही संपादित किया जाता है। राजा के पास न्याय के संबंध में जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो है उसका क्षमादान का अधिकार। यह एक महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, किंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गलती से इसका उल्लेख नहीं हो पाया है, किंतु न्यायिक शक्तियों में ये एक महत्वपूर्ण शक्ति है, राजा का क्षमादान का अधिकार। अर्थात फौजदारी मामलों में जिस व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या अन्य प्रकार की कठोर सजा मिली है, वह न्याय में दया का पुट होना चाहिए। इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए राजा को यह शक्तियां दी गई हैं और इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह क्षमा का प्रयोग करते हुए उसे सजा को कम कर सकता है, उसे बिल्कुल भी समाप्त कर सकता है और संख्या की दृष्टि से उन्हें कम कर सकता है। अगली शक्तियां हैं धार्मिक शक्तियां। ब्रिटेन एक धार्मिक राज्य है, जिसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन का जो राज्य धर्म है, घोषित राज्य धर्म, वह प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म है। और इस प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के दो जो चर्च हैं, एंग्लिकन और प्रेस्बिटेरियन चर्च, यह राज्य के महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार किए गए हैं। राजा इन एंग्लिकन और प्रेस्बिटेरियन चर्च का प्रधान होता है। इन दोनों चर्चों का जो नियंत्रण है वो संसद के सरकारी कोष से इनका धन व्यय किया जाता है और राजमुकुट के द्वारा अपनी सरकारी हैसियत में ही इनका नियंत्रण किया जाता है। और इसी रूप में इन दोनों ही चर्चों के जो महत्वपूर्ण पादरीगण हैं, उनकी नियुक्ति भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है। राजमुकुट की अनुमति से ही चर्च ऑफ इंग्लैंड की कार्यवाही का संपादन किया जाता है। चर्च के इन दोनों ही चर्चों के जब दीक्षांत समारोह होते हैं, तो उन दीक्षांत समारोहों में जो धार्मिक उपाधियों का जो वितरण है वो राजा के द्वारा किया जाता है। एंग्लिकन और प्रेस्बिटेरियन चर्च का प्रधान होने के नाते उसकी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, और वो ये है कि राजा कभी भी किसी कैथोलिक से विवाह संबंध नहीं कर सकता। अर्थात राजा को व्यक्तिगत रूप से उसका यह दायित्व है कि वह किसी प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्मावलंबी से ही विवाह करेगा। इस प्रकार उसकी धार्मिक शक्तियां महत्वपूर्ण हैं। और अंतिम शक्तियां हैं सम्मान की शक्तियां। राजा को सम्मान का स्रोत कहा जाता है, और जो भी इंग्लैंड में जो शक्तियां, जो सम्मान नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, वो राजा के नाम से ही किए जाते हैं। इनमें दो महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, नाइटहुड की उपाधि और पियर की उपाधि। नाइट सामाजिक क्षेत्र में दी जाने वाली इंग्लैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत में जिस प्रकार से भारत रत्न है, सामाजिक क्षेत्र में वहां पर नाइटहुड है, और नाइटहुड की उपाधि मिलने के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को के पहले सर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। दूसरी राजनीतिक सम्मान है, और ये है पियरहुड की उपाधि। जिस व्यक्ति को पियर बनाया जाता है, वह व्यक्ति जो है वो पियर होने के नाते लॉर्ड सभा में उसको लॉर्ड बनाया जाता है, और वह लॉर्ड सभा का सम्मानित सदस्य बन जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजमुकुट की व्यापक शक्तियां हैं। वह विशाल कार्यपालिका शक्तियां, विशाल विधायिका शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, धार्मिक शक्तियां और सम्मान की शक्तियों का प्रयोग करता है।
कार्यपालिका संबंधी शक्तियां उसकी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें यहाँ पर हमने बजट निर्माण और इसका क्रियान्वयन, इसको हमने इसके भीतर ही ले लिया है। हम चाहें तो इसका एक अलग हेडिंग भी बना सकते हैं, राजमुकुट की वित्तीय शक्तियां। राजमुकुट की वित्तीय शक्तियों का अर्थ ये है कि पूरे देश के वित्त का किस प्रकार से नियमन किया जाएगा, यह राजमुकुट की तरफ से उसके प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल देखता है। इन्हीं के द्वारा देश के प्रत्येक वर्ष के बजट का निर्माण किया जाता है, जिसे संसद में प्रस्तुत करके जब उसे पास करवा लिया जाता है तो उस बजट का जो खर्च है वो पूरा उसको करने की जिम्मेदारी राजमुकुट की ही होती है। इस तरह से वैदेशिक संबंधों का भी बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर ही चुके हैं। इस तरह से राजमुकुट की शक्तियां महान हैं, किंतु यह हम देख रहे हैं कि राजमुकुट की ये जो शक्तियां हैं ये केवल सैद्धांतिक शक्तियां ही हैं। ये वो बात है जो है तो सही, किंतु व्यवहार में घटित नहीं होती। व्यावहारिक स्थिति क्या है उसको भी जानना जरूरी है। तो इस प्रश्न का जब हम उत्तर लिखेंगे तब इन सभी शक्तियों का वर्णन करने के बाद अंत में हमें यह बताना है कि वास्तविकता ये है कि राजमुकुट की इन सभी शक्तियों का व्यावहारिक जो प्रयोग है वो राजा, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श के परिणाम स्वरूप ही करता है, और उसे मिलने वाले परामर्श को मानना बाध्यकारिता है। अर्थात वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने से इनकार नहीं कर सकता। यह वो महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर राजा की जो शक्तियां हैं वो केवल दिखावटी या बनावटी या नाममात्र की शक्तियां मानी जाती हैं। इन सभी शक्तियों का जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है उनका वास्तविक अधिकारी तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही है। इस तरह से ब्रिटेन में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो चुका है, जिसे राजा की शक्तियां कहते हैं। वास्तव में वह जनता के द्वारा ही चुने हुए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं। इस प्रकार राजा ने जनता के सम्मुख अपनी स्थिति को जो है वो नतमस्तक हो गया है। धन्यवाद।